सबसे पहले हम उस गुत्थी को सुलझाएंगे जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर हमला नहीं करेगा। पिछले 24 दिनों से चल रहे इस युद्ध में यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका की तरफ से तनाव को कम करने की कोशिश हुई, और यह भी तब हुआ जब कुछ घंटे पहले तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे थे और यह कह रहे थे कि वो ताकत के दम पर शांति लाना चाहते हैं। आज बड़ा सवाल यही है कि पिछले 24 घंटे में आखिर ऐसा हुआ क्या कि ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा पूरी तरह बदल गई। तो आज हम आपको बताएंगे आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए और क्या ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने के लिए किया है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे कि आपने ये खबर सुनी होगी शाम से, आपके अंदर भी बस ये समझने की कोशिश हो रही होगी, ड्राइंग रूम्स में, घरों में, खाने पर, डिनर पर आज बस यही चर्चा हो रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक ये हुआ क्या। वैसे उनको सब जानते हैं। अब देखिए 22 मार्च को पूरा बैकड्रॉप समझिए। 22 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि अगर ईरान अगले 48 घंटे में बिना किसी धमकी के, बिना किसी शर्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल नहीं देता है तो अमेरिका उसके अलग अलग पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। सीधी धमकी, और इसकी शुरुआत उसके सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। जब इस धमकी के 24 घंटे पूरे हो गए और ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए 24 घंटे का ही वक्त बचा, तब आज राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा 24 घंटे पहले भी डेडलाइन खत्म होने के, और ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि वो ताकत के दम पर ही शांति लेकर आएंगे, पीस थ्रू स्ट्रेंथ टू पुट इट माइल्डली, सीधा उन्होंने लिखा। और यहां से लग रहा था कि इस युद्ध में तनाव कम होने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें कहा कि ताकत से ही शांति आएगी, यानी रुकेगा नहीं युद्ध। लेकिन इन्हीं धमकियों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और पोस्ट लिखा, और अब की बार इसमें उन्होंने यह दावा किया कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी और उपयोगी बातचीत चल रही है। तो जूम इन करके दिखाइए क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी उपयोगी बातचीत चल रही है, जिसमें दोनों देशों ने यह चर्चा की है कि वो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अपनी दुश्मनी को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। इस बातचीत के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को यह निर्देश दिए गए कि अगले 5 दिनों तक ईरान को पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। अब यह बात बहुत अजीब है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप कुछ घंटे पहले तक ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे, तब उन्होंने यू टर्न क्यों लिया? इसके पीछे असली वजह क्या है? और दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान की बातचीत अच्छी चल रही है, जिसके कारण उन्होंने ईरान पर हमलों को रोक दिया। लेकिन हमारा सवाल यहां यह है कि जब 2 दिनों से बातचीत चल रही थी, तो फिर 24 घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए धमकी क्यों दे रहे थे कि तुम्हारे पावर प्लांट्स उड़ा देंगे और जो तुम्हारा सबसे बड़ा पावर प्लांट है उससे शुरू करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर झूठा दावा किया ताकि वो इस युद्ध से अमेरिका को बाहर निकाल सके? ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी FARS अपनी सरकार के हवाले से ही कह रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप गलत दावा कर रहे हैं। इस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की सरकार ने ना तो अमेरिका से कोई भी सीधी बातचीत की है और ना ही किसी और देश के जरिए अमेरिका से संपर्क तक किया है। इससे यह सवाल भी उठता है कि अगर अमेरिका और ईरान की कोई बातचीत ही नहीं हुई तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और वजह से राष्ट्रपति ट्रंप से यह फैसला उन्होंने लिया हो और बाद में इसमें ईरान का नाम ले दिया, कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान बातचीत के लिए बेताब है? यही नहीं, उनके जो करीबी कुछ मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के जरिए बातचीत हो रही थी। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके दावों पर उनके अपने देश के लोग भी आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। आप वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यह लिखा है कि अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने 200 या 500 नहीं, बल्कि 30,573 झूठ बोले थे। और इस युद्ध में भी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार अपने बयानों को बदल चुके हैं।
अब एक व्यक्ति तो झूठ बोल ही रहा है, या तो डोनाल्ड ट्रंप या ईरान और ईरान के अब्बास अराक्ची, क्योंकि वो तो ईरान इनकार कर रहा है। इनकार का सारे सरकारी मीडिया कह रहा है कि किसी के जरिए बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अमेरिका ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना ही होगा। और अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है और अगर ये आगे भी इसी तरह जारी रहती है तो अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा। ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब जिस देश से अमेरिका की बातचीत हो रही है वही देश इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो इससे इनकार कर रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप इसे लेकर दावे पर दावे किए जा रहे हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बताया है कि रविवार रात को जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर जानते हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और आजकल इंटरनेशनल पीस ब्रोकिंग में, मतलब जब रशिया में भी हम लोग व्लादिमीर पुतिन की बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यू करने गए थे, तब भी यही जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पुतिन से बात करने आए थे। और अब वही डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके पीस एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने उनकी तरफ से ईरान से बातचीत की है और अब ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और यह समझौता अगले 5 दिनों में या उससे पहले भी हो सकता है। इस पर अमेरिका के एक्सियोस और CNN ने भी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराई है और जिसमें ईरान की तरफ से उसके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ शामिल रहे। हालांकि ईरान ऐसी किसी भी रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक्सियोस की रिपोर्ट को फेक न्यूज कह रहा है। ईरान का साफ कहना है कि उसकी अमेरिका से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हट रहे हैं, इसलिए वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इन आरोपों पर सफाई दी है। उनका कहना है कि अमेरिका की बातचीत ईरान के एक शीर्ष नेता से चल रही है, लेकिन वो नेता सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर बातचीत की है और अगर ईरान अमेरिका के साथ डील करता है तो ये उसके लिए अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन अगर किसी वजह से ईरान डील नहीं करता है तो अमेरिका उस पर बमबारी फिर से शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी कहा है इससे पहले, जब आज पहली बार खबर आई कि अभी 5 दिन के लिए वो शर्तों के साथ युद्ध को रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ठीक ठाक बातचीत आगे चली तो 5 दिन बाद युद्ध विराम ही कर देंगे। अंग्रेजी का एक शब्द है ब्लफ, जिसका मतलब होता है झांसा देना या गुमराह करना। और इस मामले में भी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को कई लोग, कई एक्सपर्ट्स, कई मीडिया हाउसेस एक ब्लफ बता रहे हैं और यह माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आज 2 दिन की छुट्टियों के बाद खुले शेयर मार्केट में तेजी लाने और कच्चे तेल की कीमतों को नीचे ले जाने के लिए यह ब्लफ खेला है और इस ब्लफ का असर भी हुआ। तो देखिए कैसे तेल का बड़ा खेल हो रहा है और कहते हैं जब तक इस दुनिया में तेल का खेल चलेगा तब तक युद्ध होते रहेंगे और युद्ध रुकते भी रहेंगे, क्योंकि देखिए कितना बड़ा खेल जिसकी तरफ अब इशारा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत $112 पर पहुंच गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले के बाद इन कीमतों में 11% की गिरावट आई है और अब 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत $100 हो गई है। एक फैसला, एक अनाउंसमेंट, एक लाइन। इसी तरह अमेरिका के शेयर मार्केट डाउ जोन्स और नैस्डैक पर भी इस फैसले का पॉजिटिव असर हुआ है। जब तक ये खबर भारत में आई तब तक तो हमारे शेयर बाजार बंद हो गए थे, लेकिन अमेरिका में ये शेयर बाजार खुलने का वक्त था और ऐसे में दोनों में ही बढ़ोतरी देखी गई। दोनों शेयर बाजार में 2% की वृद्धि हुई, जबकि माना जा रहा है, पहले माना जा रहा था कि शेयर बाजार में आज मंडे को जब ओपनिंग होगी तो भारी गिरावट वहां भी होगी, जैसा हमने भारत में देखा। इस पर तेहरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है सैयद मोहम्मद मरंदी, जाने माने प्रोफेसर हैं वहां के। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ तेल की कीमतें नीचे लाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और यहां तक कि उनकी 5 दिन की समय सीमा भी इसी हिसाब से तय की गई, क्योंकि 5 दिन बाद बाजार बंद हो जाएगा फ्राइडे को और तब तक अमेरिका की कोशिश है कि तेल की कीमतों को किसी भी तरह कम रखा जाए। तेल की कीमतें ज्यादा होना अमेरिका के हित में नहीं है। इससे न सिर्फ दुनिया का अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि अमेरिका में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल महंगा होने से महंगाई दर में वृद्धि हो रही है। ईरान इसी चीज की कोशिश भी कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके कच्चे तेल की कीमतों को प्रति बैरल $200 पर लेकर जाएगा।
जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने पहले ईरान के समुद्री जहाजों में लादे जा चुके तेल से कड़े प्रतिबंधों को भी हटाया और फिर तेल की कीमतें नीचे लाने की कोशिशें की। और आज भी यही माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया है और अमेरिकी बाजार को इस युद्ध के पागलपन से बचाने के लिए। यह बात ईरान की तरफ से भी कही जा रही है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं उन्हें पता होगा कि कोई भी गाड़ी शार्प यू टर्न यानी अचानक से यू टर्न तभी लेती है जब वो रास्ता भटक जाती है या उसे ऐसा लगता है कि अगर अभी उसने यू टर्न नहीं लिया तो आगे उसे बहुत लंबा सफर गलत रास्ते पर तय करना पड़ेगा और फिर घूमकर वापस इसी सड़क पर आना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी शायद एक ऐसा ही शार्प यू टर्न लिया है, जिसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको एक एक करके इन कारणों के बारे में जरा बताती हूं। सबसे पहले तो 22 मार्च को इस युद्ध में पहली बार ईरान ने इजराइल के डिमोना, क्योंकि देखिए एक तो तेल की कीमतों को किसी तरह से $100 के आसपास रोकना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन कई और भी बड़े फैक्टर्स बताए जा रहे हैं और इस बात के अनेकों प्रमाण हैं। हम एक एक करके आपको बताना चाहते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला लेने की तरफ क्यों बढ़े, क्या मजबूरी थी। ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 300 लोग घायल हो गए हैं। डिमोना वही जगह है जहां इजराइल के परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर डिमोना के न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल में ईरान ने हमला कर दिया है और वहां से लीकेज का खतरा बढ़ रहा है, न नेतन्याहू पीछे हटेंगे और ना ही ईरान कभी पीछे हटेगा। और अब तक इजराइल ने इस जगह को एक बड़ा रहस्य बनाकर रखा है, लेकिन कल रात को पहली बार ऐसा हुआ जब ईरान की मिसाइलें डिमोना तक भी पहुंच गई। यहां सवाल यही है कि क्या डिमोना में ईरान के हमलों से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी धमकी को वापस ले लिया और ईरान के पावर प्लांट्स पर अगले 5 दिनों के लिए हमलों को रोक दिया। आप सीक्वेंस देखिए। 2 दिन से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं किया तो तुम्हारे पावर प्लांट पर हमला करेंगे। शुरुआत बड़े पावर प्लांट से करेंगे। बीते दिन ईरान इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देता है, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर, और उसके बाद से आज बाजार खुलने का दिन था। तेल की कीमतें बेतहाशा भाग रही थी। इन सब को नियंत्रित करने के लिए अचानक से भारतीय समयानुसार लगभग 4:30-5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि 5 दिन के लिए कोई हमला पावर प्लांट वगैरह पर नहीं होगा। बातचीत अच्छी चल रही है। ये थ्योरी इसलिए भी चल रही है क्योंकि इजराइल में डिमोना में हुए हमलों के बाद ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजराइल पहले से कह रहा है कि उसका युद्ध और उसके उद्देश्य अमेरिका से अलग है और अगर इजराइल डिमोना में हुए हमलों का बदला लेने के लिए ईरान पर हमले करता है तो इससे अमेरिका भी इस युद्ध में लंबे वक्त के लिए फंस सकता है और ऊपर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। हो सकता है कि इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए हों। वैसे सेकेंड हैंड नोबेल प्राइज तो वो ले चुके हैं, लेकिन अब ये तो कहा ही जा सकता है कि अब तक वो 8 युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे थे। अब 9वां युद्ध जो ट्रंप ने खुद ही छेड़ा है, उस युद्ध को भी रुकवाने का दावा वो कर ही सकते हैं। देखिए, इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि इजराइल पहले ही साउथ पार्स में ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमले करके अमेरिका को मुश्किल में डाल चुका है। हम आपको लगातार पिछले सप्ताह 2-3 दिन बता रहे थे कि ये जो पार्स गैस फील्ड है, जो कि ईरान और कतर का एक साथ है, एक द्वीप पर, उस पर हमला कर दिया है इजराइल ने। और ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना क्योंकि कतारी भी इससे नाराज हो गए और ईरान तो हुआ ही हुआ। ईरान ने उसके बाद गैस के बदले गैस, तेल के बदले तेल, यही अंदाज में वो हमले कर रहा है। और जब पावर प्लांट का डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ईरान ने कहा फिर हम भी आपकी बिजली के प्लांट्स पर हमले करेंगे। अगर इजराइल डिमोना में हुए नए हमलों का ईरान से बदला लेता है तो इससे अमेरिका की पोजीशन इस युद्ध में और मुश्किल हो जाएगी। और अभी ऐसा संदेह है कि इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने शार्प यू टर्न ले लिया है, क्योंकि उनको अपनी छवि की चिंता तो सता ही रही होगी अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है। इसका मतलब आप समझते हैं। दूसरा कारण, अब अगले कारण पर आई। तो सबसे पहले तो शेयर बाजार, तेल की कीमतें। दूसरा, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल में हमला हो गया है। और तीसरा, हो सकता है कि अमेरिका पर खाड़ी के मुस्लिम देशों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान,
वो ऐसा लग रहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया तो बदला लेने के लिए ईरान भी उन देशों के पावर प्लांट्स पर, ऊर्जा ठिकानों पर हमला करेगा। वो अमेरिका पर हमला तो कर नहीं रहा है, हमला तो झेलना पड़ रहा है खाड़ी के देशों को। और ऐसे में जब अब डेडलाइन करीब आ रहा था और ईरान कुछ भी झुकने को तैयार नहीं था और पावर प्लांट पे मारने की धमकी दे चुके थे डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे में जाहिर तौर पर इन खाड़ी देशों की तो सांसें फूल गई होंगी, क्योंकि अमेरिका उन्हें बचा पा नहीं रहा है। ईरान ने खुद यह धमकी दी थी कि अगर अमेरिका का हमला हुआ तो ईरान भी इसी तरह से जवाबी हमले करेगा। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा डर तो यह था कि ईरान इन देशों के डीसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर हमले कर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, एक एक बूंद पानी को लोग तरसेंगे। डीसैलिनेशन मतलब समुद्र का जो ये खारा पानी रहता है उसको पीने लायक बनाना। ऐसे तमाम बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए इन देशों में, तभी इनका सर्वाइवल है। जब आप खाड़ी के इन देशों को यहाँ नक्शे पर देखेंगे तो इन देशों के पास पानी के प्राकृतिक स्रोत है नहीं, जैसे नदियां हैं ईरान में, वैसे इन देशों में नदियां नहीं है, और इसी वजह से ये सारे देश समुद्र के खारे पानी पर निर्भर है। और डीसैलिनेशन प्लांट्स में इनको वो पीने का पानी, जहां समुद्र के पानी को मशीनों से साफ किया जाता है, उनमें से नमक, खनिज हटाया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। कतर अपनी जरूरत का 99% पानी समुद्र से निकालता है, कुवैत 90%, ओमान 86% समुद्र से, यूएई 80% पानी समुद्र से लेता है, सऊदी अरब भी लगभग 70% पानी समुद्र से लेता है। तो अब पूरी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले तो अपने शेयर बाजार की 5 दिनों के लिए कुशनिंग करनी थी। तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल से ऊपर नहीं जाने देना चाह रहा था अमेरिका। तीसरा, वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल में हमला हो गया, माना जा रहा है कोई लीकेज या कोई ऐसा बड़ा खतरा तो नहीं दिख रहा था कि ये न्यूक्लियर वॉर बन जाए। चौथा, अगर पावर प्लांट के बदले पावर प्लांट पर हमला होगा तो खाड़ी देशों में होगा, अमेरिका तक तो मिसाइल्स जाएंगी नहीं ईरान की। ऐसे में खाड़ी देशों का जबरदस्त दबाव कि अगर हमारे पावर प्लांट्स पर हमला कर दिया, अगर हमारे पानी साफ, खारा पानी को पीने लायक बनाने वाले जो डीसैलिनेशन प्लांट्स है उस पर हमला कर दिया तो हम जाएंगे कहां। अब मान लीजिए कल को अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचों को निशाना बना, इसके पलटवार में ईरान भी इन देशों के डीसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर हमला कर देता, तो ऐसी स्थिति में ये देश समुद्र के खारी पानी को साफ नहीं कर पाते, इनकी जनता बूंद बूंद पानी को तरसती, और इससे अमेरिका और इजराइल का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन खाड़ी के ये मुस्लिम देश बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। और ऐसा ना हो, इसीलिए हो सकता है खाड़ी देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया, राष्ट्रपति ट्रंप को यह हमले रोकने का ऐलान करना पड़ा। खुद ओमान जैसे देश ने अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, खाड़ी के देशों से अब आवाजें धीरे धीरे आने लगी हैं। आज ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने यह कहा कि इस युद्ध को ईरान ने शुरू नहीं किया था, और अगर अब भी इस युद्ध को रोका नहीं गया तो इस युद्ध के कारण हालात काफी खराब हो जाएंगे। एक और कारण यह हो सकता है कि अमेरिका 5 दिन के लिए अपने हमले रोककर समय खरीद रहा है, यानी टाइम बाय कर रहा है, डीले कर रहा है। अमेरिका ने अपने 3 युद्धपोत ईरान की ओर से रवाना किए हैं, जिनमें एक है यूएसएस बॉक्सर, दूसरा है यूएसएस पोर्टलैंड और तीसरा है यूएसएस कॉमस्टॉक। इन तीनों युद्धपोत पर अमेरिका के 4000 सैनिक तैनात हैं, और रॉयटर्स ने भी इसकी पुष्टि की है कि अमेरिका ये युद्धपोत ईरान की ही तरफ भेज रहा है, यानी युद्ध खत्म करने की नीयत है या नहीं है, ये शक के दायरे में आता है। 3 बड़े बड़े युद्धपोत अमेरिका के अभी भी उस तरफ जा रहे हैं, तो क्या कुछ दिनों के लिए थोड़ा युद्ध विराम करके या पावर प्लांट्स पर हमले करके जो इमिनेंट डेंजर, यानी जो मौजूदा खतरा था, उसको बस टालकर अमेरिका आगे की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब तक ये जहाज ईरान पहुंचेंगे तब तक के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका के हमले रोककर टाइम बाय कर लिया है, और इसके पीछे अमेरिका की पूरी एक रणनीति हो सकती है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका बिना वजह के 4000 सैनिकों को 3 बड़े युद्धपोत के साथ, 4000 सैनिक 3 बड़े युद्धपोत के साथ मिडिल ईस्ट में नहीं भेजेगा। इसके पीछे बड़ा कारण यही हो सकता है कि या तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए इन सैनिकों को भेज रहा है, या खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए भेज रहा है। इसके अलावा ये युद्धपोत तब मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में आ रहे हैं जब कुल 22 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात कही है। इनमें यूएई, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा, दक्षिण कोरिया,
बहरीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, यानी नेटो देशों के अलावा भी अन्य देश। हालांकि अमेरिकी सेनेट की सदस्य एलिजाबेथ वॉरेन ने इस पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले रोकने की बात कर रहे हैं तो अमेरिका के 3 बड़े युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में क्यों भेजा जा रहा है, और क्या राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के साथ शांति का नाटक नहीं कर रहे हैं। यहां आज इजराइल की बात करनी जरूरी है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यह कह दिया कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अगले 5 दिनों तक हमले नहीं करेगा, लेकिन क्या वो ऐसा ही इजराइल को करने के लिए भी कह सकते हैं। आपने देखा था पार्स गैस फील्ड पर ईरान के जब हमला कर दिया इजराइल ने, तो डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे मुझे नहीं पता ये कैसे किया, मुझे बताकर नेतन्याहू ने नहीं किया। नेतन्याहू भी सामने आए, मैंने अमेरिका से बातचीत नहीं की थी, उनके लक्ष्य अलग हैं, हमारे लक्ष्य अलग हैं। जबकि जानकार मानते हैं कि दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, अलाइज हैं इस वॉर में और एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमले रोक भी देता है तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि इजराइल भी ईरान के खिलाफ हमले रोक देगा? क्या नेतन्याहू मान जाएंगे? इजराइल पहले से ही कह रहा है कि उसका युद्ध अमेरिका से अलग है। इसकी पूरी संभावना है कि अगर अमेरिका ने युद्ध रोका भी तो इजराइल इस युद्ध को नहीं रोकेगा। अभी तो ईरान ही कह रहा है कि बातचीत, कौन सी बातचीत, कहां की बातचीत। इधर इजराइल, आप खुद देखिए, इजराइल अब भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। कितने घंटे, लगभग 4-5 घंटे बीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के, लेकिन इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। और ये अभी इन घंटों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से ईरान पर इजराइल पहले हमले कर रहा था, उसी गति से आज भी हमले कर रहा है। आज शाम की देखिए, I don't know where. अगर इजराइल हमले कर रहा है तो ईरान ने अपने पलटवार को जारी रखा है। आज ईरान ने इजराइल पर ऐसी मिसाइलें दागी जो क्लस्टर वॉरहेड से लैस थी। ईरान की ओर से दागी गई इन मिसाइल्स में सब म्यूनिशंस यानी छोटे छोटे बॉम्ब लगे हुए थे जो हवा में ही फटकर एक बड़े दायरे में तबाही मचाते हैं। और कहा जा रहा है कि ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब्स वाली कई मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। तो ईरान भी नहीं रुक रहा, ना इजराइल रुक रहा है, बस डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले का दावा किया है और यह कहा है कि उसने इस ऑपरेशन में अपनी आधुनिक तकनीक और नई नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। और ईरान की सेना ने धमकी दी है कि इजराइल और अमेरिका के सैनिक लगातार उसके रडार पर है। ईरान की IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फाघारी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में तंज कसते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के मशहूर रियलिटी शो द अप्रेंटिस के मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल किया और कहा, हे ट्रंप, यू आर फायर्ड। तो एक तो मिसाइल और ड्रोन युद्ध के मैदान में चलते हैं और दूसरा ये वाक युद्ध होता है। इसके अलावा ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पहाड़ों के नीचे छिपी मिसाइलों का भंडार दिख रहा है। और इस वीडियो के जरिए ईरान ने यह बताने की कोशिश की है कि उसकी मिसाइलें खत्म नहीं हुई हैं और अभी तो उसने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, लेकिन आगे वो अपने हमलों की गति और बढ़ा सकता है। ये वीडियो देखिए जरा। पहले जो युद्ध लड़े जाते थे वो कन्वेंशनल यानी पारंपरिक होते थे। इन पारंपरिक युद्ध में वो देश जीता करते थे जिनकी सेना दुश्मन सेना की
सेना को रणभूमि में हरा दिया करती थी, खदेड़ दिया करती थी। लेकिन ये युद्ध इतिहास में लड़े गए बाकी सभी युद्धों से अलग है। इसमें अब वो देश जीतेगा जो आखिरी दम तक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर पाएगा। जीत तय भी हो पाएगी या नहीं, कहना मुश्किल है। अगर ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स पहले खत्म होते हैं तो ईरान इस युद्ध को हार जाएगा। लेकिन अगर ईरान टिका रहता है और इजराइल की मिसाइलें और इंटरसेप्टर्स पहले खत्म हो जाती हैं तो ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। और यही कारण है कि इजराइल का मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स खत्म होने वाले हैं, जबकि ईरान का सरकारी मीडिया यह दावा कर रहा है कि इजराइल की मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। लेकिन सच क्या है, आज हम आपको वो भी बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में आखिर कौन धुरंधर निकल रहा है और कौन पस्त पड़ रहा है। कल रात ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराज शहर पर मिसाइलें दागी। जैसा कि हमने आपको बताया, इनमें 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों में लगभग 3 घंटे का अंतर था। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, बीच में गैप 3 घंटे का। माना जाता है कि इतना वक्त बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए काफी होता है। लेकिन इजराइल इन हमलों को रोक नहीं पाया। इस वजह से ईरान के इन हमलों में इजराइल के 300 लोग घायल हो गए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के उस डिमोना शहर में भी पहुंच गई जहां उसका सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाया। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि इजराइल की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है ना, वो अब खत्म हो रही हैं, जो कि उसकी इजराइल के आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल्स को सबसे ताकतवर रक्षक, सुरक्षा कवच माना जाता है। इजराइल के पास 3 तरह के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम का इस्तेमाल कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए होता है। डेविड स्लिंग का इस्तेमाल मीडियम रेंज की मिसाइल्स को रोकने के लिए होता है, जबकि लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको रोकने के लिए एरो 3 का इस्तेमाल किया जाता है। कल जब ईरान ने इजराइल के अराद और डिमोना शहर पर मिसाइलें दागी, तब एरो 3 डिफेंस सिस्टम से इन मिसाइलों को रोका जाना था, जो ईरान की इन मिसाइलों को धरती के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके पीछे बड़ा कारण यह हो सकता है कि इजराइल ने एरो 3 से इंटरसेप्टर मिसाइल्स को दागा ही नहीं। वजह क्या थी? द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसा ना करने के पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि इजराइल अब अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। एरो 3 लंबी दूरी की मिसाइल्स को रोकने वाले दुनिया के सबसे महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 19 से 28 करोड़ रुपए तक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों को बनाने में वक्त ज्यादा लगता है। अमेरिका पूरे साल में ऐसी सिर्फ 24 मिसाइल्स बना पाता है और यही स्थिति इजराइल की है, जिसके कारण वो बहुत सोच समझकर अपनी ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है ना, बहुत सोच समझकर इसका इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि इन मिसाइल्स में भी इजराइल ने अपनी मिसाइलें बचाने के लिए ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की कोशिश नहीं की और ये बात शायद ईरान भी समझ रहा है या भांप रहा है, और इसीलिए उसने इजराइल पर अपने हमलों को अचानक से बढ़ा दिया है। अब तक ईरान इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग चुका है, जिनमें 80 से ज्यादा मिसाइलें हाल के दिनों में दागी गई हैं। और इनमें भी अब ईरान इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला कर रहा है। छोटे छोटे 80 छोटे छोटे बॉम्ब समझिए अपने साथ ले जा सकती है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान इस वक्त इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसकी रणनीति भी यही है कि इजराइल की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है उनको खत्म करा दिया जाए। समझ रहे हैं आप? मतलब एक के बाद एक हमले करके इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करता रहे इजराइल, उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म करने की स्ट्रैटेजी पर ईरान चल रहा है। देखिए,
इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है कि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। उल्टा प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि वो अब इन हमलों का ईरान को तगड़ा जवाब देंगे। मतलब एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन के लिए पावर प्लांट इस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, उधर ना ईरान मानने को तैयार है। और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं देखिए। इस वक्त पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल के डिमोना शहर पर हुए हमले से परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है। इजराइल ने आज तक ना तो स्वीकार किया है कि डिमोना में उसकी न्यूक्लियर साइट है और ना ही इन दावों का खंडन किया है, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट यह कहती है कि इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हो सकते हैं। यह भी दावा है कि इजराइल ने अपने रेगिस्तानी इलाकों में इन परमाणु हथियारों को छिपा कर रखा है, जिसे नेगेव डेजर्ट एरिया भी कहते हैं। और खतरनाक बात तो यह है कि अभी ये पूरा रेगिस्तानी इलाका ईरान की मिसाइल रेंज में आता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर जो एक डिमोना भी वजह बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया है, तो आखिर ये जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसे इजराइल इनकार करता है, इजराइल का नेगेव डेजर्ट एरिया वेस्ट बैंक और जॉर्डन से काफी पास है। ये देखिए, उधर वेस्ट बैंक है, इधर जॉर्डन है, ये है उनका नेगेव डेजर्ट एरिया जिसमें डिमोना न्यूक्लियर। अब ये सब ईरान के उसमें आते हैं। ईरान की जो मिसाइल क्षमता है वो या उसके पूरे रेंज में आती है। नेगेव डेजर्ट एरिया हो, ये सारे इलाके आते हैं, पूरा इजराइली आता है। और इसी रेगिस्तानी इलाके के बीच में ये छोटा सा शहर है, जूम इन कीजिए, जूम इन कीजिए, छोटा सा शहर है डिमोना। और इसी डिमोना में ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है जिससे इजराइल इनकार करता है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट का दावा है कि इसी डिमोना शहर में इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा केंद्र है। दावा है कि इजराइल ने डिमोना में ऐसे बंकर्स, टनल्स या वॉल्स बनाए हैं जहां परमाणु हथियारों को छिपा कर रखा गया। हालांकि इन दावों की आज तक कभी भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल के डिमोना पर मिसाइल हमला करने के बाद लेबनान में अपने प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल के परमाणु ठिकानों की सटीक लोकेशन भी दे दी है। अब देखिए, डिमोना की जो दूरी है, ये अब आपको हम रेंज दिखा रहे हैं, पीछे में नहीं आ पाया था। ईरान यहां पर है और यहां पर जब आप इजराइल के इस हिस्से में आते हैं तो ये जो पूरा इलाका है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें कहा जा रहा है, ये जो डेजर्ट एरिया है, ये इधर वेस्ट बैंक के करीब है, इधर जॉर्डन के करीब है। ये रेंज जो है ना, ईरान से 1600 किलोमीटर की दूरी है। ये उनके मिसाइल्स यहां पर दागी जा सकती हैं इस इलाके में। तो ये बहुत खतरनाक जगह है उस नजरिए से। अब आ जाइए आप लेबनान, ऊपर लाल वाला हिस्सा, जूम इन कीजिए और जूम इन कीजिए, थोड़ा सा और जूम इन कीजिए। हाँ, ये लेबनान जो आप ऊपर में देख रहे हैं वो भी 500 किलोमीटर की दूरी है उससे ये। और अब बताया जा रहा है कि ईरान ने लेबनान के जो हिजबुल्ला है, जो आतंकी संगठन है, उसको यहां का सटीक लोकेशन दे दिया है ताकि अब हिजबुल्ला अगर चाहे तो वो इनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर सकता है। अब ये भी एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन रहा है और डर की वजह बन रहा है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया कह रही है। अब हिजबुल्ला के लिए डिमोना के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना बहुत आसान है और ईरान भी यही चाहता है कि एक तरफ से वो डिमोना पर हमले करे, दूसरी तरफ से हिजबुल्ला डिमोना पर मिसाइलें दागे। और इसी वजह से अब सबसे बड़ा डर यही है कि क्या डिमोना में इजराइल का परमाणु ठिकाना निशाने पर आने से यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इजराइल को लेकर दावा किया जाता है कि वो युद्ध में कभी हार नहीं सकता और इसका कारण यह भी है कि वो एक खास तरह की डेटरेंस स्ट्रैटेजी को मानता है। इसे सैमसन ऑप्शन भी कहते हैं। सैमसन ऑप्शन क्या होता है? अगर इजराइल बुरी तरह हार रहा होगा और देश खत्म होने वाला हो, ऐसी नौबत आ जाए, कहते हैं उसका जो रेजिस्टेंस बार है वो बहुत नीचे है। इसके तहत अगर इजराइल को लगे कि वो युद्ध में बुरी तरह हार रहा है और एक देश के रूप में उसका बचना मुश्किल हो गया है, तो वो दुश्मन पर परमाणु हमला करके उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और अभी अल जजीरा से लेकर द गार्डियन की रिपोर्ट में इजराइल की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि वो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि इजराइल की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यही है, सैमसन ऑप्शन, कि अगर लगता है कि हम युद्ध हार रहे हैं तो मरता क्या ना करता, दीवार पर पूरी तरह से पुश होकर पहुंच जाने के बाद वो न्यूक्लियर जो पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता है। और अगली खबर लंदन से है जहां ईरान का समर्थन और यहूदियों से नफरत करने वाले 4 एम्बुलेंसेस को जलाते हुए नजर आए।
इसकी वजह क्या थी कि सभी एम्बुलेंस यहूदी समुदाय से जुड़ी थी। यानी समझिए, युद्ध हो रहा है इजराइल अमेरिका एक तरफ और ईरान के बीच में, लेकिन दूर लंदन में ऐसे लोगों को खोजकर जो यहूदी एम्बुलेंस ओन करते थे, यानी ये एम्बुलेंसेस जो यहूदी जिनके मालिक थे, उनको टारगेट किया जाता है। लंदन पुलिस के मुताबिक ये वारदात यहूदियों के प्रति नस्लीय भेदभाव करने वालों ने अंजाम दिया है। लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में देर रात 3 बदमाशों ने यहूदियों के प्रति अपनी नस्लीय नफरत को दिखाते हुए उनसे जुड़ी 4 एम्बुलेंसेस में आग लगा दी। तो उन्होंने 4 एम्बुलेंसेस में आग लगा दी। नकाब पहने 3 बदमाश आते हैं, उन्होंने एक के बाद एक 4 एम्बुलेंसेस को बारी बारी चला दिया। यह एम्बुलेंस हदजोला नाम के एक एनजीओ की थी। सोचिए, एनजीओ के लिए काम करने वाले एम्बुलेंसेस में आग लगाना क्योंकि यहूदियों से इतनी नफरत है। वजह सिर्फ इतनी कि यहूदी इनके मालिक थे और दूर लंदन में यह हो रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। जरूरतमंद मरीजों के लिए जो उपलब्ध होते हैं एम्बुलेंसेस, इस एनजीओ को यहूदी समुदाय अपने पैसों से चलाता है और शायद इसीलिए यहूदियों से नफरत करने वाले लोगों ने उनकी एम्बुलेंस को ऐसे हालत में पहुंचा दिया। गनीमत रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एम्बुलेंस में मौजूद सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आसपास के घरों की खिड़कियां चटक गईं। आग लगने से कुछ देर ही बाद फायर ब्रिगेड की 6 टीम्स वहां पहुंची, जिन्होंने आग को फैलने से रोका। लंदन पुलिस इस घटना को यहूदियों के प्रति नफरत से जोड़कर देख रही है, लेकिन इस वारदात को ईरान युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान युद्ध में इंग्लैंड, इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहा है। इंग्लैंड के ग्लस्टरशायर में मौजूद फेफोर्ड एयरबेस से ही B-52 बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं और वो ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से लंदन में यहूदी समुदाय से जुड़ी एम्बुलेंस को जलाकर इंग्लैंड सरकार को यह संदेश दिया जा रहा है कि वो यहूदियों यानी इजराइल की मदद करना बंद करे। ईरान युद्ध से पहले सोने चांदी के भाव हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे थे। अब आइए सीधे हमारी जेब पर, हमारे बाजार पर, हमारे सोने की कीमतों पर, चांदी की कीमतों पर। सोना चांदी के भाव की तेजी देखकर लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि युद्ध होने वाला है, लेकिन अब जब युद्ध को 23 दिन हो चुके हैं तो सोना चांदी के भाव बढ़ने के बजाय कम होते जा रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि युद्ध होता है तो सोना चांदी सबके भाव बढ़ते हैं, लेकिन ईरान युद्ध में ठीक उल्टा हो रहा है। सोना चांदी के भाव गिरते जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने से पहले यानी 27 फरवरी तक सोना चांदी के भाव बहुत तेजी से बढ़े थे। 27 फरवरी को 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,59,000 हुआ, चांदी की कीमत 2,66,000। लेकिन आज यानी 23 मार्च को 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,35,000, चांदी की 2 लाख रुपए प्रति किलो है। यानी पिछले 24 दिन में सोना की कीमतों में 15%, चांदी की कीमतों में 25% की गिरावट आई। जबकि युद्ध से पहले सोने की कीमत 1,66,000 तक पहुंच गई थी और चांदी 2,90,000। एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि जब युद्ध शुरू होगा तब सोना चांदी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, लेकिन आकलन गलत साबित हुआ है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी कई वजह हैं। युद्ध की वजह से डॉलर मजबूत हुआ है और सोना चांदी की कीमतें काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच गई। इसीलिए सोना चांदी खरीदना मुश्किल हो रहा है। इससे डिमांड कम होने लगी, डिमांड कम होने से कीमतें गिरने लगी। इससे युद्ध का शेयर बाजारों पर बुरा असर पड़ा। निवेशक शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई सोना चांदी बेचकर कर रहे हैं, वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं। इस वजह से भी कीमतें कम हुई। सोने चांदी की कीमतों के गिरने की एक वजह तेल की कीमतों का बढ़ना भी है। युद्ध के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल है, जिससे निवेशक सोना चांदी के बजाय एनर्जी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। कई निवेशक सोना चांदी में मुनाफा वसूली करके कैश इकट्ठा कर रहे हैं। वो अपनी लिक्विड मनी को अपने पास रखना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति जो है, सोना चांदी की गिरती कीमतें उन निवेशकों की चिंता बढ़ा रही हैं जिन्होंने ऊंची कीमतों पर उसे खरीदा था, लेकिन एक चिंता उन निर्यातकों को भी खाया जा रहा है जिनका माल मिडिल ईस्ट के देशों में नहीं जा पा रहा, रास्ते में फंसा है। हम कच्चा तेल और गैस का आयात रुकने पर तो परेशान है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत का करोड़ों रुपए का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में भारत से कई तरह का सामान निर्यात होता है। इसमें गहने हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, रत्न और बासमती चावल, कई तरह के कृषि उत्पाद शामिल हैं।
इन सभी का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अनुमान है कि ईरान युद्ध की वजह से 18,000 करोड़ रुपए के रत्नों और गहनों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा 1,10,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ। भारत अपना 70% बासमती चावल मिडिल ईस्ट के देशों में निर्यात करता है। यह निर्यात भी प्रभावित हुआ है। यानी चिंता केवल तेल और गैस के आयात की नहीं है, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार भरने वाला निर्यात भी है। जिस विदेशी मुद्रा भंडार के जरिए हम तेल गैस का आयात कर रहे हैं, उस भंडार को भरने के लिए भारत अपने सामान का निर्यात नहीं कर पा रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान युद्ध को देखते हुए देश के लोगों को कोविड की तरह तैयार रहने और संयम बरतने की अपील की। उनका कहना था कि युद्ध की वजह से दूरगामी असर पड़ सकते हैं, इसलिए चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है।